डॉक्टर साहब, लबनान के हवाले से तो सीज़ फायर की बातें चल रही हैं। आप समझते हैं कि अब गज़ा के मामले के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में गज़ा के ऊपर दोबारा से बमबारी की गई है, वहाँ पर दोबारा से शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। तो आप समझते हैं कि अब उस मामले के ऊपर भी इसी सारे सूरत हाल में, इसी सारे सिनेरियो में कोई हल सामने आ जाएगा? बिल्कुल सामने आएगा। मेरा ख्याल है कि बल्कि मैं उम्मीद करता है तो उसमें शामिल हो जाए, बोर्ड के अंदर ईरान शामिल हो जाए और इस दौरान जो है वो अरसर नौ पूरा उसका जायजा लिया जाएगा। गजा के अंदर जो सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की हैं इसने नेतन्याहू ने और ये जो जायनिस्ट लॉबीज बैठी हैं सारी, और उनको ईरान का तो चलें जो नुकसान हुआ है ईरान की तरफ से जो भी इश्यूज हैं खड़े हुए हैं, लेकिन उधर फलस्तीनियों के जो जख्म हैं जो आज भी शहादतें हुई हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो फास्फोरस जो है वो यूज हो रहा है वहाँ पे। और आपको पता है फास्फोरस को जब फेंकते हैं तो वो जल जाती है, खाल जल जाती है, यानी वो किसी जगह भी फास्फोरस बम जो है वो गिरे तो वो मतलब आग खाल जलना शुरू हो जाती है, इंसान की हड्डियां जो है वो भी गल जाती हैं उसमें। तो फास्फोरस के जो है वो बॉम्ब इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ पे, जंगी जराये में मुलविस है ये नेतन्याहू। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत, मैं तो इतना खुश हूँ, मैं आप यकीन करें सारा दिन, क्योंकि ये कंफर्म नहीं हो रही थी चीज, तो हम सारे मुल्क सारी दुनिया ही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ये खबर सही हो और ये ठीक हो और आगे चले मामला और आगे चले। और देखिए पाकिस्तान, मैं जो सबसे कह रहा हूँ ना, लोग पोजीशन ले गए थे। पाकिस्तान ने इस पूरे अरसे में पोजीशन नहीं ली, तभी तो रोल प्ले किया उसने। यानी सारी कोई कह रहा है हम इसको हौसला देंगे, कह रहा है उसको हौसला देंगे, उसका पाकिस्तान ने रोल क्या प्ले किया है। एक तो पाकिस्तान ने अरब ममालिक को दरमियान में आने से रोका, फिर ईरान से बात मुसलसल की, फिर अमेरिका से बात की, और उस वक्त की जब वो चंद घंटे रह गए थे तहजीब खत्म होने वाले बयान में। तो मैं तो बहुत खुश हूँ आज, और अल्लाह करे कि ये अगले 2 दिनों में मामलात और बेहतरी की तरफ जाएं और ठंडे हों, और अनाउंसमेंट हो टीम्स की, और टीम्स आए, पुरानी टीम्स ने आना है वो आए। कुछ ये भी इतलात हैं कि कुछ यहाँ पे टेक्निकल टीम्स वगैरह मौजूद थी, ये इतलात हैं, मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता, वो अपना काम सारा कर रहे थे इस दौरान। और इसमें जो है वो ईरान की तरफ से ये रिक्वेस्ट हुई, क्योंकि जाहिर है वो और कहीं सेफ नहीं अपने आप को महसूस करते, और पाकिस्तान और मोसाद लगी हुई है पीछे, और भी स्पॉयलर्स हैं ना हमारे दाएं बाएं आगे पीछे। तो ये है कि बहरहाल अब तो ये है कि वो वहां से अनाउंसमेंट हो जाए, और इस वीकेंड जो बड़ी सारे मामला, मेरे ख्याल से सारा मामला तय हो चुका होगा पीछे बैकग्राउंड में ना। अब एक आएंगे वो यहाँ पे, और एक मुज़ाकरात होंगे, पेपर वगैरह, जो एमओयू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना बात रखी जो है उन्होंने, तो एक एमओयू साइन होगा और उसके बाद दुनिया आगे चल पड़ेगी। तो ये बिल्कुल डॉक्टर साहब, बीइंग पाकिस्तानी, मेरे ख्याल से इस वक्त हर पाकिस्तानी जो है वो फ़ख्र महसूस कर रहा है। जब पहला मुज़ाकरात का दौर भी जब इस्लामाबाद में हुआ था, और पाकिस्तान जो कल तक एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर जाना जाता था, अब वो अमन वाला मुल्क बन के दुनिया में उभर रहा है, तो यकीनन आपकी खुशी भी दीदनी है, और हर पाकिस्तानी इंक्लूडिंग मी बहुत ज़्यादा खुश भी है इस हवाले से। और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि ये जो अगला राउंड है वो फाइनल राउंड हो, और मुस्तकिल जंगबंदी हो, और दुनिया में जो है वो अमन कायम हो सके। सिक्योरिटी, ये भी तो सिक्योरिटी है ना पूरे खित्ते की, ये भी तो पूरी दुनिया की सिक्योरिटी है ना एक तरह से, कि पाकिस्तान सिक्योरिटी की गारंटी ले रहा है। और फिर उसको एमओयू जो है, देखिए एमओयू साइन होते होते रह गया था उस दिन, ये आपके पास भी इतला थी, हमारे पास भी इतला थी, पूरी दुनिया में थी कि अगला राउंड चलेगा और उसमें वो एमओयू साइन हो जाएगा, और उसके बाद अब एब्रप्टली जो एंड हुआ, तो ये फिर उसके बाद पूरी दुनिया में चमकियां शुरू हो गई कि नेतन्याहू ने फोन किया था, बीच में टेलीफोन आ गया था, उसने प्रेसिडेंट ट्रंप जाके साइड पे, नेतन्याहू ने आज अपनी काबीना से खिताब करते हुए कहा कि मुझे हर रोज अमेरिका ब्रीफ करता है, हर रोज अमेरिका मुझे ब्रीफ करता है और मुझसे पूछ के फैसले करता है। और फिर मोसाद के सरबराह ने कहा कि हम तो रिजीम चेंज करेंगे, हम तो होने नहीं देंगे किसी किस्म के मुज़ाकरात। तो अमेरिका सर, इस तरह की अफवाहें भी तो आ रही थी कि ये जो पहले मुज़ाकरात में जेडी वेंस को नेतन्याहू की कॉल भी आई है मुज़ाकरात के दरमियान। नहीं, ये तो नेतन्याहू ने खुद कह दिया, कैबिनेट के इजलास में उसने कहा कि मुझे हर रोज, एक कॉल भी नहीं कहा, उसने कहा कैबिनेट के इजलास में कि मुझे हर रोज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप इंतजामिया ईरान से होने वाले मुज़ाकरात के बारे में मुझे ब्रीफ करती थी हर रोज। और आखिरी जो फिर 40 मिनट का जो ब्रेक एक था ना, जो आखिरी 40 मिनट के सेशन से पहले जो ब्रेक था जिसमें कॉल आई थी, उस कॉल के हवाले से 2 बातें चली। एक तो ये कि यहाँ कॉल आई थी, दूसरी ये चली कि जी वो जेडी वेंस जो है उन्होंने शायद जहाज में ब्रीफिंग की, लेकिन एब्रप्टली जिस तरह जेडी वेंस निकले, पर वो आप देखें अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज, तो वो किसी
कोशिश से ऐसा लग रहा है कि वो बड़े प्रेशर में, या तो ट्रंप ने उनसे कहा कि वापस आ जाओ, या किसी ने उनको खींचा है, लेकिन वो मूड में थे कि रुकेंगे। और उनकी तरफ से बात हुई थी कि हमें तो बल्कि आपको याद होगा उस दिन रात को भी इतला आ रही थी कि MOU साइन हो जाएगा 12-1 बजे, सारा मीडिया तैयार बैठा था। फिर ये था कि सुबह होगा, फिर वो एब्रप्टली जो खत्म हुआ। अमेरिकन जो डिप्लोमेट, यहाँ पे जो उनके डिप्लोमेट्स और मीडिया के लोग थे, उनको भी नहीं पता था कि इस तरह से एब्रप्टली वो खत्म करके JD वैंस निकलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये अब मामला सारे तय हो चुके होंगे। मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये 20 साल वाला भी नहीं है और 5 साल वाला भी नहीं है, ये दरमियान का एक टाइम है जिसके ऊपर एनरिचमेंट के हवाले से कोई फैसला हुआ है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता रोज़ रशिया का भी एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि अफजूदगी, यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से और जो मवाद इस वक्त मौजूद है ईरान का, उसके हवाले से उन्होंने पेशकश की थी कि वो आगे आएंगे मुज़ाकरात के लिए। आप समझते हैं कि इस पॉइंट पर पाकिस्तान में अगर मुज़ाकरात होते हैं तो अब रशिया भी एज ए गारंटर आ सकता है दरमियान में? ये एज ए गारंटर तो चाइना भी आएगा, रशिया भी आएगा, यूरोप भी दरमियान में आया हुआ है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, जो मैं पहले बात कह रहा था कि आज एक इंटेलिजेंस की जो ब्रीफ है वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी दी गई है कि हमारे पास जो पैट्रियट सिस्टम्स हैं और जो थार्ड सिस्टम्स हैं और जो डिफेंस का सिस्टम है वो अरब ममालिक के लिए भी हमारे पास खत्म हो गया, इसराइल के लिए भी खत्म हो गया। और अगर बड़े अटैक्स होते हैं वॉरशिप्स के ऊपर तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। हमारे पास हमने शुरू के दिनों में इतना ज्यादा जो हमने इस्तेमाल कर लिया, सारा कुछ थार्ड मिसाइल, एरो, डेविड स्लिंग, ये वो सब कुछ कर लिया है कि वो हमारे पास अभी अगर ईरान अपना भरपूर अटैक शुरू करता है तो हमारे पास ना अपने आप को डिफेंड करने के लिए सिस्टम्स हैं और ना ही अपने इत्तेहादियों को, अरब ममालिक को और बाकियों को। तो ये भी प्रेसिडेंट ट्रंप को अंदाजा है कि हम इस वक्त मजीद जंग नहीं लड़ सकते, तो ये भी एक वजह है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि जंग के हवाले से भी बात हो गई, दौर के हवाले से भी बात हो गई और उम्मीद की जा रही है कि ये जो अगली मीटिंग होगी वो फुल एंड फाइनल मीटिंग होगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी पड़ोसी मुल्क की, गोदी मीडिया की। हमने देखा जब ये पहला दौर था इस्लामाबाद में तो वहाँ पे किस तरह के कयास आराइयाँ होती रहीं, सोशल मीडिया पे भी बवाल मचा हुआ था, उनके TV चैनल्स में एंकर्स चीखे मार रहे थे। अब इस ट्रम्प के ये जो अब का इंटरव्यू है जिसमें अब ये उन्होंने ये इशारा दे दिया है कि अगला दौर भी अब इस्लामाबाद में होने जा रहा है, अब वहाँ पे क्या हाल होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। देखें, इतनी अच्छी बात हो रही है, हम इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं कामयाबी की। अभी घटिया छिछोरे फजूल वाहियात लोगों को आपने जरूर बीच में डिस्कस करना है। सर वो पहले भी काला जादू शुरू कर बैठे थे। देखें आपने ये क्या घटिया 3rd ग्रेड लोगों का जिक्र करके सारा वो जो एक्साइटमेंट थी उनको करने में, वो जो कर रहे हैं उनको मतलब 3 हरूफ भेजे, लानत भेजे, उनको कहाँ से आप बीच में ले आए इस पूरे किस्से में जी। उन्हें करने दें जो कर रहे हैं, 3 हरूफ भेजे उन पे और दफा करें। बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर साहब, इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ जो हमेशा मुस्लिम ममालिक की जानिब से कही जाती है वो होती है कि इसराइल को अकाउंटेबल ठहराया जाए, ख़ास तौर पर ईरान की जानिब से भी यही कहा जाता है। सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि अब नताइज जो भी हों, इसराइल को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा, कैसे ठहराएगा? देखिए, एक तो ये जो हंगरी का इलेक्शन हुआ है ना, जो विक्टर ऑर्बन की शिकस्त हुई है, वो एक बहुत मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप को उसका बड़ा यकीनन धचका लगा है उनको। दूसरा ये है कि जो ईरान जहां तक आ गया था उसके बाद ईरान इससे ज्यादा पीछे नहीं हट सकता था। और देखिए, ईरान का यहाँ आना, उनके साथ बैठना, जबकि उनकी क़यादत शहीद हुई है, जबकि उनके आपने तबाह कर दिया पूरा मुल्क, अली लरीजानी जो उनमें से मुज़ाकरात करने आ रहा है उसको ये मार रहे हैं, जो मुज़ाकरात करने आ रहा है उसको मार रहे हैं। तो बात ये है कि, और वो आप देखिए उनका जहाज जब आया तो वो अपनी बच्चियों की तस्वीरें और उनके बैग्स लेके और मिनाब जो उनका जहाज, वो जिस तरह ईरान के लोग आए, और इसमें जो शख्सियत उभरी है बहुत ज्यादा, वो मेरा ख्याल है कि जेडी वैंस जो हैं वो एक बहुत कदावर डिप्लोमेट के तौर पे सामने आए हैं। और वो जो बात थी कि वो मसाइल का हल चाहते हैं, वो जंग के खिलाफ हैं, वो चाहते हैं कि देखें, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, अमेरिकन आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप हर एक को हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप सेक्रेटरी डिफेंस को हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप CIA चीफ को हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप चाहे तो वो सेक्रेटरी वॉर को हटा सकते हैं।
एक ओहदा ऐसा है जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप उस ओहदे पे मौजूद शख्स को नहीं हटा सकते और नायब सदर है, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। यानी जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट हुए हैं उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुआ है लोगों के वोट से। तो उसको हटाने का तरीका सिर्फ ये है कि आप उसको इम्पीच करें 2/3 के साथ, या ये कि उसको इतना तंग करेंगे वो इस्तीफा दे जाए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज हो, खुश हो, जैसा भी हो, लेकिन वो जेडी वेंस को उनके ओहदे से हटा नहीं सकते। बाकी लोग इसलिए दबे दबे रहते हैं सारे कि उनको प्रेसिडेंट ट्रंप फायर कर देते हैं। तो जेडी वेंस ने, मेरा ख्याल है कि वहां जाके असर्ट किया अपने आप को, जो ब्रीफिंग दी है अलग से, वो जेडी वेंस ने असर्ट किया है कि भाई यहाँ तक मामला हो गया है, ये चीज गलत होगी, आप इसको आगे लेके चलें। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी फिर उसके बाद वो ब्लॉकेड वगैरह की बात की, फिर वो एक अजीब तस्वीर लगा दी थी उन्होंने, आपको पता ही है कि सोशल पे अजीब सी पोस्ट लगी हुई थी, पोप को इन्होंने बुरा भला कहा था। तो उसका भी एक बड़ा बैकलैश आया पीछे कि ये क्या कर रहे हैं भाई, ये किसने, कौन सा बच्चा खेल रहा है, कि ट्रू सोशल किसके हाथ लग गया, किस बच्चे के हाथ। तो वो पता चला प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज उसकी वजाहत की कि नहीं, वो तो मैंने अपने आप को डॉक्टर बना के शो किया था कि जो मरीजों की इयादत कर रहा है वगैरह वगैरह करके उन्होंने वो पीछे हटो बचो करके अपने आप को निकाला उसमें से। लेकिन अब मसला ये है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत अच्छा फैसला है, और प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें जाहिर है कि विन विन सिचुएशन होगी ना इसमें। प्रेसिडेंट ट्रंप भी ऐलान करेंगे कि मैंने ये बात मनवा ली, ईरान भी ऐलान करेगा कि हमने ये बात मनवा ली, और ईरान को बहुत क्रेडिट जाता है। ईरान ने जंग जीती है ना, ये ईरान ने तो जंग जीती है ना। ईरान तो जंग जीतने के बाद अपर मॉरल ग्राउंड्स पे भी है और मैदान में भी है और मॉरल ग्राउंड्स पे भी उनका पूरी दुनिया, आप देखें ना, पूरा यूरोप उनके साथ खड़ा है, चाइना खड़ा है, पाकिस्तान खड़ा है, अरब ममालिक उनसे बात कर रहे हैं, तुर्की उनसे बात कर रहा है, यूरोप उनसे बात कर रहा है। तो इस तरह की रशिया उनके साथ है, चाइना। तो मतलब ये तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप तो बिल्कुल ही अमेरिका को टोटल आइसोलेशन में ले गए थे ना, और फिर असला भी खत्म हो गया, दुनिया के सामने एक्सपोज भी हो गया सारा मामला। तो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत अच्छा किया। हमें दुआ करनी चाहिए कि बस ये खैरियत के साथ अगले 2 दिन में मामला तय हों, और अनाउंसमेंट अब हो जानी चाहिए मेरा ख्याल है कि अगर क्योंकि जुमेरात तो देखिए परसों है ना, तो अगले 2 दिन तो बिल्कुल ही 2 दिन तो आने जाने में जेट लैग ही खत्म होते होते 2 दिन, तो 2 दिन तो अब मुझे नहीं पता कि हमारी जो क़यादत है सिविलियन और जो अस्करी क़यादत है, क्या वो सऊदी अरेबिया और तुर्किया, क्योंकि खबरें आ रही थी कि आज रात को वो 2 दिन के लिए जा रहे हैं जी तुर्किया और सऊदी अरेबिया और कतर शायद। तो अब ये देखना है कि क्या वो स्टे करेंगे और उन मुल्कों में जाके उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे इससे पहले। जी।